नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में मोदी के नारों पर ऐतराज जताया है। उन्होंने इसके लिए पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की टिप्पणी का जिक्र करते हुए मोइत्रा ने मंगलवार को सदन में कहा, वाजपेयी का बुरा डर सच हो गया है। मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री सदन में एक योद्धा की तरह प्रवेश करते हैं। सरकार ने संसद को रोम के कोलोसियम में बदल दिया है। मोइत्रा ने अपनी बात को कहने के लिए 1972 में वाजपेयी द्वारा संसद में की गई टिप्पणी को उद्धृत किया। मोइत्रा के अनुसार वाजपेयी ने कहा था, नई दिल्ली का माहौल इन दिनों दमघोंटू हो रहा है, स्वतंत्र रूप से सांस लेना आसान नहीं है। मोइत्रा ने कहा, ऑल इंडिया रेडियो पर सुबह से रात तक एक प्रधानमंत्री के नाम का जाप, सिनेमा स्क्रीन पर लगातार प्रोपेगेंडा, विपक्ष में बैठे लोग इससे कैसे लड़ सकते हैं। नागरिक विमानन मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों पर चर्चा में शामिल होते हुए मोइत्रा ने कहा कि यह शायद भारत की सबसे बड़ी त्रासदी है कि वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जिस पार्टी का नेतृत्व किया, वह आज संसद को रोम के कोलोसियम की तरह चला रही है। मोइत्रा ने यह टिप्पणी 4 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के वक्त लोकसभा में पीएम मोदी के जयकारों का परोक्ष जिक्र करते हुए कही। Who said in Parliament, "These days the atmosphere in New Delhi makes one choke. It is not easy to breathe freely. The chanting of a Prime Minister's name on All India Radio from morning to night, saturated propaganda on cinema screens. How can people sitting in opposition fight this? It is India's greatest tragedy, perhaps, that the very party Vajpayee ji led as Prime Minister today leads a government that has turned this very same Parliament into the Colosseum in Rome in the 1st century, where like a gladiator, the Honourable Prime Minister enters to chants of Modi, Modi. And sadly, those entrusted with the decorum of this house, the garima, as they like to put it, smile smugly through it all. So today, as a woman parliamentarian, let me chant some names that truly deserve applause, both in this house and in the annals of civil aviation history of India. The first Indian woman to get a pilot's license, Urmila Parekh. The first woman commercial pilot, Prem Mathur. The first woman pilot of Indian Airlines, Durba Banerjee. The first woman IAF officer to fly in a combat zone, Gunjan Saxena. The captain of the first Boeing having an all-women flight crew, Saudamani Deshmukh. The youngest pilot in civil aviation history to command a jet aircraft, Nivedita Bhasin. And on this celebratory note, my esteemed colleagues, let us do what needs to be done. Keep the Maharaja out of the skies by all means, but let's keep the Aam Aadmi flying high. Jai Hind. महुआ मोइत्रा के इसी बयान पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। टीएमसी से सुमित मेहरोत्रा, बीजेपी से नेहा शालिनी दुआ और वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल। आप तीनों का स्वागत एनबी न्यूज पर। सुमित जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। भाजपा की सरकारें बार बार लौट रही हैं, राज्यों में परिणाम भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं। 5 राज्यों के परिणामों ने भी कहीं ना कहीं बता दिया है कि जनादेश भाजपा के साथ है, लेकिन आपका हमला बरकरार है। पॉलिटिकल चेसबोर्ड पर अगर कोई बीजेपी का खेल बिगाड़ रहा है तो टीएमसी और आम आदमी पार्टी है। क्या लगता है कि रोम के कोलोसियम की संज्ञा दे दिया आपने पार्लियामेंट को? देखिए सचिन भाई, जिस तरीके से आज माननीय मोदी जी आपके लोकसभा के अंदर अपने नाम का जय जयकार लगवा रहे हैं, ये चीज शोभनीय है। कोई वो नहीं है कि हम लोग बहुत इसका खुशी का पात्र हो। ठीक है, आप जीते हैं, अच्छी बात है, पर जिस तरीके से आप एंट्री करते हैं लोकसभा के अंदर, मोदी मोदी मोदी, ये कहाँ तक जायज है? लोकसभा के अंदर ये आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं, और जिस तरीके से हो रहा है वो भी अच्छी बात नहीं है आने वाले समय के लिए। तो हम सभी को देखना पड़ेगा कि आज हमारा देश किस ओर जा रहा है। क्या मोदी 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 कहने से सारी चीजें समस्या का हल हो जाता है? आज देश के अंदर महंगाई बढ़ती चली जा रही है, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो गरीबी बढ़ती चली जा रही है, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। इनको कोई ध्यान नहीं। हाँ, इन्होंने 5 राज्यों में 4 राज्यों में उनकी सरकार बन गई,
ठीक है, पर इनका अब जैसे ही सरकार बन गई, देखिए आप इन्होंने जनता के ऊपर कितना बड़ा डाका डाला। ईपीएफओ जो 8.65% था, आज वो 8.1% रह गया है राज्य सरकारी कर्मचारियों को। तो जिस तरीके से आज ये महंगाई, गैस के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर ये दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं, आने वाला समय 2024 शायद ही ये लोग दोबारा से जीत पाएंगे, हमें लग रहा है। जिस तरीके से महंगाई होगी, महंगाई में त्रस्त हो जाएगी जनता और हटा देगी। नया जी, क्या दिक्कत है विपक्ष को? बड़ी बड़ी संज्ञाओं से नवाजा जा रहा है और अब तो पार्लियामेंट को रोम का कोलोजियम कहा दिया गया है, जहां पर खूंखार जानवरों से योद्धा लड़ते थे और दर्शक बैठकर देखते थे। तो ये संज्ञा को किस मायने में लिया जाए कि पार्लियामेंट को रोम का कोलोजियम कहा जा रहा है? पार्लियामेंट को खुद ऐसा बनाना चाहते थे लेकिन बना नहीं पा रहे। असल में उनके हृदय की जो पीड़ा है वो बाहर निकल रही है। अब देखिए, कोई अपने जय जयकार के नारे खुद नहीं लगवाता। अब चाहे हम भगवान के अगर नारे लगाते हैं, भारत माता की जय करते हैं, तो हमें भारत माता आके कहती नहीं है कि मेरे जयकारे लगाओ। वो हमारी श्रद्धा है, हमारा प्यार है टुवर्ड्स हमारी भारत माता के लिए कि हम बोलते हैं भारत माता की जय और जोर जोर से बोलते हैं। आज जो प्रधानमंत्री जी के नारे लगते हैं वो हम लोग, जो हम हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं वहां, जो चुन के आए हैं जनता के द्वारा वहां पर, वो उनके जयकारे अगर लगाते हैं क्योंकि वो उन्हें अपना नेता मानते हैं और पता है कि सारे राज्यों में जीत का जो श्रेय है वो श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है। तो ये उनका प्यार है जो ये दर्शाता है कि वो अपने प्रधानमंत्री से कितना प्यार करते हैं। अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर उन्हें पूरा भरोसा है। तो इससे पार्टियों को, जो विपक्ष पार्टी है, उनको क्या तकलीफ हो रही है ये बात नहीं समझ आती। बात बार बार वाजपेयी जी की करते हैं। वाजपेयी जी भी हमारे ही नेता थे और हमें बहुत खुशी है। लेकिन आप देखिए, वाजपेयी जी जो थे वो एक कवि थे, एक लेखक थे, एक कवि थे, एक लेखक थे जिनका हृदय बहुत सॉफ्ट। उन्होंने कई निर्णय बहुत अच्छे भी लिए। आप देखिए, जब हमारा पोखरण परमाणु प्रशिक्षण हुआ था, उसमें हमने जीत उन्हीं के कार्यकाल में हासिल की थी। लेकिन वो एक सॉफ्ट हार्टेड थे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि एक कोई नेता सॉफ्ट हार्टेड होता है, कोई स्ट्रॉन्ग निर्णय लेने वाला होता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बहुत बहुत कठोर निर्णय लिए, जिस पर उनको सियासत से हटाया भी जा सकता था। लोगों ने, विपक्ष पार्टियों ने उन्हें हटाने की पूरी कोशिशें भी, लेकिन उन्होंने वोट बैंक की राजनीति ना करते हुए हमेशा कठोर निर्णय लिए। फिर चाहे वो धारा 370 हटाने का निर्णय हो, चाहे राम मंदिर बनाने का निर्णय हो, और चाहे फिर वो एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऐसे बहुत कठिन कठिन निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए जो विपक्ष पार्टियों के नेता सोच भी नहीं सकते थे। तो आज परेशानी सिर्फ ऐसी इसीलिए है कि एक कठोर नेता के रूप में उभर कर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने देश के लिए बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, देश के लिए इतने सॉफ्ट हार्टेड है कि अगर जैसे किसानों के ऊपर बोला जाता था कि जबरदस्ती बिल थोपे, ये किया वो किया, प्रधानमंत्री जी ने उसे भी वापस लिया। उसे ये कह के वापस लिया कि मैं क्षमा चाहता हूं, हम आपके अच्छे के लिए कर रहे थे, ये बिल लाए थे किसानों के हित के लिए। लेकिन विपक्ष पार्टियां इसे देश का मुद्दा बना रही हैं और देश को बदनाम कर रही हैं, इसलिए देश हित के लिए मैं इसे वापस लेता हूं। तो लोगों ने ये भी देखा कि इमरजेंसी का टाइम के कोई प्रधानमंत्री जेलों में लोगों को डाल देती हैं, ये कह के कि उनकी हुकूमत स्वीकार है तो ठीक है, नहीं है तो जेल जाओ। लेकिन ये एक प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने प्यार भी दिखाया, लेकिन जहां अगर कठिन निर्णय लेने थे देश के लिए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे धारा 370 हटाना हो, ऐसे निर्णय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए हैं। तो अगर हम लोग प्यार से उनके जयकारे लगाते हैं या उनके अंधभक्त कहलाते हैं, तो इस पे हमें प्राउड है, घमंड है और हम खुश हैं। आप कम से कम देश हित की बातें तो कीजिए। विपक्ष पार्टियां तो आज देश हित को भूल ही चुकी है। नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते करते आज वो देश से ही नफरत करना शुरू हो गई है। बिल्कुल राहुल जी, ये जो गुणगान की शैली है, सीएम के सलाहकार हैं अशोक गहलोत के संयम लोढ़ा, वो विधानसभा में कल ये कह रहे थे कि हम गुलाम हैं नेहरू गांधी परिवार के, और इधर पार्लियामेंट को रोम के कोलोजियम की संज्ञा दे दी गई है।
ये अलंकारों से कहाँ लोकतंत्र जा रहा है? देखिए, लोकतंत्र की कुछ अपनी मर्यादाएं होती हैं। लोकतंत्र देखिए, जो भारत में हम लोग संसदीय लोकतंत्र जिसके तरफ हम लोग अग्रसर हैं, इसमें बड़ी परंपराओं का बड़ा महत्व है चंद्रशेखर जी। देखिए, दो तीन चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। जो संसद का पटल है वो पटल किसी व्यक्ति विशेष के महिमा मंडल के लिए नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी चलिए दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, मानते हैं इसको। प्रधानमंत्री लोकप्रिय भी हैं, चुनाव में वो शानदार परिणाम भी प्राप्त कर रहे हैं। भाई, इसके लिए तो विपक्ष की सभी पार्टियों ने, किस पार्टी ने एक तरह से बधाई नहीं दी है भारतीय जनता पार्टी को? शानदार आपने उपलब्धि प्राप्त की है, उसके लिए बधाई, पूरा देश उनको बधाई दी है। लेकिन जो संसद का पटल है वो किसी के जयकारे लगाने के लिए तो नहीं है ना। अगर आप देखिए, आज तो जो है कि भारतीय जनता पार्टी जिस संख्या पे है, इसी संसद के पटल पे कभी 400 से ऊपर की संख्या में कभी कांग्रेस भी रही है। लेकिन आप देखिए, उस समय का कोई उदाहरण आपको चंद्रशेखर त्रिशूल जी नहीं मिलेगा कि वहां पे बिल्कुल जयकारे के नारे इस रूप में लगाए जा रहे हो संसद के पटल के भीतर में। आप अगर जयकारे के नारे का आप अगर जाए आप इतिहास में, तो ये तो जब प्रधानमंत्री जी बनारस गए थे तो वहां हर हर महादेव जो भगवान जी के लिए था, वो नारे भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो प्रधानमंत्री जी को समर्पित कर दिया था। घर घर मोदी, हर हर मोदी, ये नारा भी लग गया था। तो चलिए, वो तो फिर भी उनका कंस्टिट्यूएंसी और जनता प्यार से लगाती तो स्वीकारी वाला मामला है, मैं मानता हूं उसको। लेकिन सदन के पटल पे जो नारे लगने चाहिए वो मुद्दों के नारे लगने चाहिए। संसदीय लोकतंत्र को हम लोग एक तरह से डेलिब्रेट डेमोक्रेसी कहते हैं, विमर्शी लोकतंत्र है। वहां पे लगातार आपकी उपलब्धियां हैं, आप अपनी सरकार अपनी उपलब्धि बताए, विपक्ष अपनी कमजोरी बताए, और उस राहुल जी, मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। के पास राहुल जी, देखिए, कहीं ना कहीं एक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें बड़ा बदलाव आया है, और प्रचार तंत्र में जो एक बदलाव है उसी का शायद एक विपक्ष को थोड़ा नाराजगी है कि बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। त्रिशूल जी, देखिए, मैं वही कह रहा हूं ना कि बीजेपी की उपलब्धि है, उसको तो बधाई की पात्र है। भाई, आपने 5 में से 4 राज्य जीते, चलिए बधाई की चीज है। इलेक्शन तो इस देश में होते रहेंगे और हार जीत भी चलती रहेगी। लेकिन आपकी जो एक तरह से प्रजातांत्रिक परंपरा है, विशेषकर मैं संसदीय परंपराओं की तरफ ध्यान आकर्षण करा रहा हूं, तो वो आपको हमें अभी भी ध्यान में है। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जब संसद के पटल पे, संसद भवन में पहली बार जा रहे थे, तो उन्होंने उसे लोकतंत्र का मंदिर कहा था, सिर भी झुकाया था। तो उसके साथ ही साथ अब उनके ऊपर यह जिम्मेवारी भी है कि किस तरह से वो उन संसदीय गरिमाओं को किस तरह से और ऊपर स्तर पे ले जाए। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी। देखिए, महुआ मोइत्रा का जो पूरा मैंने उदाहरण देखा है, तो मैं तो एक तरह से उनके उदाहरण से असहमत होने वाला कोई बिंदु नजर नहीं आ रहा है। वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को भी प्रधानमंत्री जी के साथ में रहना पड़ेगा, जनसेवक के रूप में रहना पड़ेगा। लेकिन तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके दूसरे लोग उनको एकदम बिल्कुल हमेशा योद्धा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उन्होंने ग्लेडियर कहा, तो कोई गलत चीज तो मुझे नहीं लग रहा कि कहा गया है। आप अगर भाई हमेशा योद्धा के रूप में ही आप रह रहे हैं संसद के पटल में, जहां पे कि देश के विभिन्न मुद्दों पर आपको जवाब देना होता है। आप पहले से ही देश में महंगाई काफी चरम स्तर पे थी। हम लोगों को अभी भी याद है कि थोक महंगाई दर पिछले कई महीनों से करीबन 11-12 महीनों से लगातार डबल डिजिट में चल रही है। और एक चीज होता है कि खुदरा महंगाई दर जो है कि वो एक तरह से ज्यादा होता था, थोक महंगाई दर कम होता था। तो वो सारे सिस्टम भी उलट पुलट हो चुके हैं। और वैसे स्थिति में जिस तरह से कल भी दाम बढ़े, आज भी दाम बढ़े, तो ये बड़े मुद्दे हैं। तो ये मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। सरकार की कुछ बड़ी सफलताएं जो सरकार ने अगर उनके नजरिए से कुछ अंकित किए, तो उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। आप इन मुद्दों पे, गंभीर मुद्दों पे विमर्श कीजिए, संसद उसके लिए है। वहां पे वो कोई प्रधानमंत्रियों की एक लंबी श्रृंखला रही है। इसीलिए आप देखिए, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को उद्धृत किया। 1972 में वो किसकी आलोचना कर रहे हैं? इंदिरा गांधी की आलोचना कर रहे हैं, और वो दमदार आलोचना है। वो आप जब देखिए, जब लोकतंत्र में व्यक्ति पूजा शुरू हो जाती है, तो ये लोकतंत्र के लिए कोई बहुत बेहतर स्थिति नहीं होती है चंद्रशेखर जी। लोकतंत्र में हमेशा मुद्दे प्रमुख होने चाहिए, और मुद्दों के आप किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, वो सॉल्यूशन महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र। अगर हमारा संसद या फिर विधानसभा में भी जो आपने बयान बताया, यहाँ पे राजस्थान विधानसभा में भी जो बयानबाजियां हुई है, मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ। जो वहां पे भी आप जिस तरह से आप भक्ति में लगे हुए हैं कि भाई नेहरू गांधी परिवार की भक्ति काल का जो कहानी लिखा जा रहा है वहां पे गहलोत और उनके सहयोगियों के द्वारा, वो भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो चाहे वो विधानसभा का पटल हो और चाहे वो लोकसभा का पटल हो, इसका इस रूप में प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं तो इसके विरोध में हूँ।
और ये हमारे संसदीय मर्यादाओं के भी विरोध में है चंद्रशेखर जी। बिल्कुल। सुमित मेहरोत्रा जी, देखिए बीरभूम में हिंसा हो रही है और आप जब जब बीजेपी की तरफ उंगली उठाते हैं तो एक सवाल निकल के आता है सामने कि पश्चिम बंगाल ने कितनी तरक्की की आपके शासनकाल में, और वहां पर क्या ऐसा रोल मॉडल आपने बनाया जो पूरे देश में दिखाया जा सके। आप वोट मांगने के लिए पूरे देश में जा रहे हैं, 4-5 राज्यों में जब चुनाव थे तब भी आप गए, वाराणसी तक पहुंची ममता बनर्जी, गोवा तक पहुंची। अब आपको लगता है कि 2024 में दावेदारी पुख्ता की जाए दिल्ली की, तो कहाँ कोई ऐसी बात, बीरभूम में हिंसा हो रही है, लोग मर रहे हैं वहाँ पर, और कोई रोल मॉडल आपके पास ऐसा है नहीं सिवाय वहाँ पर स्थानीय चुनाव जीतने के, तो क्या समझा जाए कि आप सिर्फ आरोप लगाएंगे या खुद को भी साबित करने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे? भाई देखिए, रही 24 की बात, अभी 24 में बहुत लंबा समय है, हम उसके ऊपर अभी कुछ कहें जल्दबाजी होगी, पर हाँ 24 में एक कड़ा विपक्ष होगा, मजबूत विपक्ष होगा जो इन्हें पूरा टक्कर देगा। हमें ये पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में विपक्ष एक होकर के, जुट होकर के लड़ेगा 2024 की लड़ाई प्रधानमंत्री से, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वादे करे हैं, आज आप देखिए 2014, 2019 और अब ये सपने दिखा रहे हैं 2024 के। तो आने वाला समय जनता खुद तय करेगी, लेकिन राज्य के चुनाव और लोकसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं, ये सभी को मालूम है। राज्य में अलग मुद्दे होते हैं, लोकसभा के अलग मुद्दे होते हैं। आज शालिनी नेहा की बैटिंग है, इन्होंने धारा 370 की बात करी कि हमने धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर इन्होंने नहीं बनवाया, राम मंदिर बनवाया कोर्ट के द्वारा आदेश आया। हम राम मंदिर का तब करते हैं कि जब आपकी सरकार मध्यस्थता करा के दोनों पक्षों को सुलह करा के किसी राम मंदिर बनेगा तब होगा। कोर्ट के द्वारा माध्यम से वो बन रहा, तो इसमें आप अपना प्रॉफिट टू ले रहे हैं, आप अपना शेयरिंग टू कर रहे हैं कि हमने कराया। और रही धारा 370 के बाद, धारा 370 हटने के बाद भी आज भी कश्मीर घाटी के अंदर जो दिखाया जा रहा है उससे बहुत अलग सिचुएशन है वहाँ पे। क्या हम ये कह रहे हैं धारा 370 हटने के बाद कितने लोग वहाँ पे जो पंडित, कश्मीरी पंडित थे वो बसा दिए गए, आज तक नहीं बसाए गए हैं, 7 सालों में 8 सालों में क्यों नहीं बसाए गए हैं? सारे लिस्टिंग इनके पास, सारे मकान अभी भी वहाँ पे हैं, क्यों नहीं बसाए गए हैं? एक भी नहीं बसाया गया है। तो उसके ऊपर तो वो काम करना चाहिए, पर क्या है, प्रोपोगंडा करना है देश में, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी जय श्री राम। अरे भाई काम की बातें करिए, आज महंगाई बढ़ती चले जा रही है, इसके ऊपर बात करिए। और रही लोकसभा के अंदर जिस तरीके से माननीय मोदी जी के नारे लगते हैं वो गलत है, काम की बात होनी चाहिए। लेकिन जनता तो आपकी इन बातों पर कोई गौर नहीं फरमा रही है ना, वोट तो जनता भाजपा को ही कर रही है। मैं आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ आपके पास। बुखार भाई, बुखार होता है, मैं कहूँगा बुखार होता है, बुखार उतरने में अब ज्यादा नहीं है, सब्र रखिए, उतरेगा बुखार। नहीं तो जनता में क्या बुखार है? जनता में कोई बुखार थोड़ी है। नहीं है वो जो अंधभक्ति है वो भी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गर्मी निकाल देंगे, उसके बाद गर्मी निकलवाने के लिए जनता तैयार है, बताइए। नहीं तो आप मुझे, आप बिल्कुल जो माइंड किया है जनता ने उस विपक्ष को, वो स्वीकार है। पर आज आप देखिए जो पहले विपक्ष चुनाव होता है उसमें सबसे, चलिए मैं आऊंगा आपके पास। नेहा जी देखिए, विपक्ष और सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपकी जय जयकार हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप जो ये जबरिया जय जयकार करवाते हैं इसमें बड़ी बुराई है। तो हैरानी होती है, अभी जो समाजवादी, तृणमूल कांग्रेस, क्या नाम था, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी। हाँ जी, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी से जो बैठे हैं, अभी दौर है आपका भूल जाने का टीएमसी, और आपको अभी है दौर, अभी समय लगेगा इनको। हाँ नहीं, इन्होंने अभी बोला कि हमेशा ये, जब भी कई बार मैं इनके साथ डिबेट में बैठी हूँ सुमित जी के साथ, तो ये हमेशा बोलते हैं राज्यसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में फर्क होता है। भाई हम तो ये मानते हैं, आप लोग कब मानोगे कि अभी भी 4 राज्यों में हमारी जीत हुई है? तो सिर्फ लोकसभा में ही नहीं हम जीते, हम राज्यसभाओं में भी जनता का दिल जीत रहे हैं, तभी हम चुनाव जीत रहे हैं राज्यों में, विधानसभाओं में, तभी हम राज्यों में आ रहे हैं। ये आपको स्वीकार करना है कि जनता को बुखार नहीं है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप भी आराम से सुन लीजिए, आपको पूरा टाइम मिलेगा बोलने के लिए सुमित जी। देखिए, आज जनता ने स्वीकारा है, और वो जनता ने क्यों स्वीकारा है? क्योंकि जनता आप लोगों की या विपक्ष पार्टियों की बातों में यकीन नहीं कर रही। उन्हें कहीं ना कहीं सिर्फ मोदी जी, योगी जी या शिवराज चौहान जी, मतलब भाजपा पार्टी के ऊपर भरोसा है कि आज जो वो कह रहे हैं ये कल को अपने वादे पूरे भी करेंगे। बाकी लोगों ने, आप देखिए, कांग्रेस ने या तृणमूल ने
इन सबने भी बाकी राज्यों में चुनाव लड़े और कितने कितने वादे किए कि हम डबल पेंशन कर देंगे, हम भी राशन फ्री कर देंगे, हम सिलेंडर फ्री कर देंगे, हम लड़कियों को स्कूटियां बांटेंगे। लेकिन इनके वादे खोखले थे, इसलिए जनता ने इनके वादों पे भरोसा नहीं किया। वरना हमसे ज्यादा वादे तो इन्होंने किए, हमने तो इतने लुभावने वादे किए भी नहीं जितने इन लोगों ने किए। तो ये दर्शाता है कि लोगों को प्रधानमंत्री जी की बात पे विश्वास है, लोगों को नरेंद्र मोदी की बात पे विश्वास है, लोगों को भाजपा की बात पे विश्वास है। बाकी पार्टियां अभी जैसे सुमित जी ने कहा कि 2024 में हम सब विपक्ष पार्टियां एक हो जाएंगी और मजबूती से सामने आएंगी। जनता देख रही है इतने टाइम से कि आप लोग सब एक ही हो रखे हो, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा जीत रही है। उसका रीजन सिर्फ यही है कि आप लोग एक हो रखे हो। भ्रष्टाचारियां पार्टी जो है, भ्रष्टाचारी पार्टियां जो है वो एक हो रखी हैं, और भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो लोगों को साफ नजर आ रहा है कि यही हमारे काम पूरे करेगी। तो सिर्फ हमने धारा 370 नहीं हटाई, मैंने आपको एयर स्ट्राइक भी बोला था, मैंने आपको सर्जिकल स्ट्राइक भी बोला था, और हमारे शासनकाल में राम मंदिर बन रहा है। आप लोगों ने तो बहुत अड़चने विपक्ष पार्टियों ने पैदा की थी कि किसी तरीके से भी राम मंदिर ना बने, और टीएमसी राम की बात करती है, टीएमसी राम की बात करती है, राम की बात सुनते साथ ही आप लोगों को करंट लग जाता है। आपकी जो सीएम है उनको करंट लग जाता है, वो बौखला जाती है। राम तो उनके मुंह से निकलता ही नहीं, और राम मंदिर की बातें टीएमसी के मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। अब यही बौखलाहट आपकी देखिए यहाँ पर भी नजर आ रही है कि मैं बोल रही हूँ, मैंने आराम से आपकी बात सुनी, लेकिन आप मेरी बात आराम से सुनना नहीं चाहते। तो यही बौखलाहट जो है वो टीएमसी पार्टी की सब जगह नजर आ रही है। आप मेरे से लिखवा लीजिए त्रिशूल जी, आने वाले टाइम में बंगाल में भी हम ही आएंगे। अभी भी हम वहाँ सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी, एकमात्र विपक्ष पार्टी के रूप में उभर के आए हैं। हमने बहुत बड़ा बढ़ोतरी हासिल की है, और अपने राज्य में टीएमसी जो बातें कर रही है, बंगाल में क्या हाल कर रखा है, वीरभूम में क्या हाल क्या कर रखा है लोगों का, वहां पर क्या जो बंदा आपको पसंद नहीं करेगा आप उनको उनका धड़ से सर अलग करा देंगे। ऐसी बातें नहीं चलेंगी। ये देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हत्यारों की कोई जगह नहीं है। बहुत जल्दी हत्यारों को उनकी पार्टी से हटाया जाएगा, हत्यारी पार्टी को। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जनता के निर्णय को बुखार मत कहिए। राहुल जी देखिए, राष्ट्रवाद के सामने सारे मुद्दे भरभरा के गिर पड़े हैं, और राष्ट्रवाद जो है वो ये समझिए कि सिवाय बीजेपी के पास ही रह गया है और किसी के पास है नहीं। तो अब ऐसे में विपक्ष तिलमिलाए नहीं तो क्यों नहीं तिलमिलाए? जनता ने जो जनादेश दिया वो सबों ने स्वीकार किया ही है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ मुद्दे हैं जिनको कि विपक्ष जो मुद्दे उठाया है उसको और गंभीरता के साथ उन्हें जनता के समक्ष ले जाना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे बात हो रही थी, पठानकोट और पुलवामा के मामलों को लेकर बातचीत हो रही थी। देखिए 2-3 चीजें मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। पठानकोट का हमला होता है आपका जनवरी 2016 में। आप टाइमिंग देखिएगा चंद्रशेखर जी, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाइए उड़ी के हमले के ऊपर आ जाइए, जिसमें कि एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक उसमें हम लोग देखते हैं। उड़ी के हमले वो एक तरह से सितंबर 2016 में होता है। पुलवामा का अटैक देखिए, वो एक तरह से 14 फरवरी 2019 को है पुलवामा का अटैक हो रहा है, और वो उसमें कई सारे खुफिया जानकारियां थी। अब जो धीरे धीरे चीजें आ रही हैं कि कई सारी खुफिया जानकारियों के बावजूद वो घटना घटी। तो वो उसके बाद देखिए सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर कठोर कार्रवाई की, ठीक है, मान लिया मैं। लेकिन देखिए आप जनवरी 2016 के घटनाक्रम में जब पठानकोट का घटनाक्रम घटता है, तब तो फिर आईएसआई के लोगों को ही बुला के जांच कराने का काम होता है, क्योंकि उस समय कहीं कोई चुनाव नहीं थे। राष्ट्रीय सुरक्षा को भारतीय जनता पार्टी चुनाव के साथ जोड़ती है। तो वो आप आईएसआई को जांच करा लेते हैं। तो विपक्ष की क्या कमजोरी है? क्या विपक्ष ने कभी पठानकोट मामले के आईएसआई वाले मामले इस पक्ष को कभी गंभीरता से उठाया? तो आपको इन मुद्दों को जनता के समक्ष ले जाना पड़ेगा। आप देखिए उड़ी के मामले में चूंकि उस समय 2016 सितंबर 2016 का समय था, वो सीधे यूपी विधानसभा चुनाव का सामने में आ रहा था।
भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान को जवाब दिया राष्ट्रवाद का उस मामले पे, उस जमाने में भी उन्हें लाभ मिला। पठानकोट के मामले में भी हम लोगों ने देखा कि जो उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर कठोर कार्रवाई हुई, बड़ी स्वागत योग्य कार्रवाई हुई, लेकिन दूसरा पक्ष तो ये बनता ही है कि आखिर पुलवामा वाले मामले पे, कि पुलवामा पे आपने कठोर कार्रवाई कर दी 2019 में, लेकिन पुलवामा अटैक क्यों हुआ उसको लेके वो आरडीएक्स 350 किलोग्राम कहां से पहुंच गया, ये मुद्दे भी आपको जनता के बीच में ले जाना पड़ेगा। सरकार के ऊपर आप दबाव बनाइए, विपक्ष की जिम्मेवारी अगर विपक्षी पार्टियों के ऊपर है तो वो दबाव बनाए कि सरकार इसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करे कि आखिर सीमावर्ती क्षेत्र में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, वो रिपोर्ट आनी चाहिए। तो ये अलग अलग मुद्दे हैं जिसको लेके अभी भी वो चीजें समाप्त नहीं हुई। हाँ, जनता का जनादेश है, जनता ने भरोसा किया है उनके ऊपर, लेकिन जनता ने अगर आपके ऊपर भरोसा किया है और आपको बहुत ज्यादा जिम्मेदारी, आपको अगर बार बार जीत मिल रही है तो उस जीत के साथ, जितनी बड़ी जीत है उतनी बड़ी जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी भी मिल रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा अपने आचरण में बदलाव भी करने की जरूरत होगी। जब जिम्मेदारी आपके पास होता है तो उसके साथ साथ आपका आचरण भी बदलना चाहिए। आपको इस समय सदन जैसे पक्ष में, आप 4 राज्यों में चुनाव जीती कौन नहीं जान रहा, लेकिन 14 मार्च का जो माहौल था सदन पटल के भीतर में, वो माहौल कहीं न कहीं हमारे संसदीय परंपरा के अनुकूल का माहौल नहीं था। ये मानना पड़ेगा हम लोगों को। राहुल जी देखिए ऐसे ही है कि कुमार विश्वास ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि वो खालिस्तान के प्रधानमंत्री बने, और उस पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने चिट्ठी लिख दी दिल्ली गृह मंत्रालय को, और वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई। बाद में अब चुनाव बीतने के बाद कुछ नहीं है, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी गुलदस्ता लेके भगवंत मान के पास पहुंचे। तो लगता नहीं है कई बार कि विपक्ष भी हवाई हो जाता है, धरातल के मुद्दों को लेकर संघर्ष नहीं करता। ये बहुत गंभीर बात कही चंद्रशेखर जी। यही चीज है कि मैं आपको उत्तर प्रदेश का भी उदाहरण दे रहा हूँ। 2017 से 2020 तक में आपको उत्तर प्रदेश में विपक्ष नजर नहीं आएगा आपको। ये तो देखिए, अखिलेश यादव पिछले 1 साल से एक्टिव थे, तो थोड़ी कुछ चीजें जो है कि एक तरह से वो जमीन पे लगातार रहे। कल उन्होंने बेहतर निर्णय लिया है कि वो करहल से एक तरह से विधानसभा में रहेंगे। तो विपक्ष कहीं न कहीं अभी जिस तरह से सोचे महंगाई बढ़ रही है, तो विपक्ष, अगर आपको याद कर लीजिए 2004 से 2014 का पीरियड, चंद्रशेखर त्रिशूल जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता किस तरह से जो है कि डीजल पेट्रोल के दाम 20-25 पैसे में प्रति लीटर बढ़ते थे, तो किस तरह से धरना प्रदर्शन शुरू होता था। तो विपक्ष की कमजोरियां रही हैं, और विपक्ष ने कई बार भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर भी दिया है। मैं ये भी चीज कह रहा हूँ, और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी लेती है। तो अब विपक्ष के लिए भी अपने निंद्रा काल को तोड़ के थोड़ा अच्छे से, आप कम से कम लोकतंत्र को बचाने के लिए आप एक्टिव होइए। जो आपको भूमिका मिली है उस भूमिका का निर्वहन तो कीजिए, आप जनता के बीच रहिए तो सही। बिल्कुल, तो यह जिम्मेवारी अब उनके ऊपर भी। सुमित मल्होत्रा जी, देखिए आप महज चुनाव जीतने के लिए बीजेपी से संघर्ष कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है, अगर जनता के लिए लड़ा जाए, जनता के लिए संघर्ष किया जाए, तो कहीं आपके मुद्दों को या आपकी बातों को तवज्जो मिलना शुरू हो। लेकिन आप महज चुनाव लड़ने के लिए, चुनावी संघर्ष के लिए सब कर रहे हैं, और शायद इसी का नतीजा है कि जनादेश भाजपा के पक्ष में है और लोग भाजपा के पक्ष में। नहीं त्रिशूल भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं या हम जनता के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। हम लोग जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, बिल्कुल उठा रहे हैं, और जनता ने जो स्वीकार दिया, जो मैंडेट दिया है, जिसको भी हमें स्वीकार है। पर आज जिस तरीके से आप देखिए, चुनाव के अंदर मोदी जी और बीजेपी के बाद और भी एजेंसीज मिलकर के जो चुनाव लड़ रही हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। इससे पहले चुनावों में नहीं होता था, चाहे वो यूपीए गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट रही हो, उन्होंने इस तरीके से, जिस तरीके से लोग चुनाव लड़ते हैं, उन्होंने इस बल का प्रयोग नहीं करा आज तक, जिस तरीके से मोदी जी और बीजेपी की गवर्नमेंट बिल्कुल कर रही है। तो आने वाला समय, हम फिर कह रहे हैं यहाँ पे, आने वाला समय बिल्कुल निश्चित तौर पे 2024 का कड़ा मुकाबला होगा, ये आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। नेहा जी देखिए, एक लंदन में बैंकर होती है, फिर वो यहाँ हिंदुस्तान में आके राहुल गांधी के लिए एक कैंपेन होता है, उसका कैंपेन चलाती हैं। उसके बाद तृणमूल में वो शामिल हो जाती हैं, सांसद हो जाती हैं। कल जिस योद्धा की तरह महुआ मोइत्रा, मैं एक महिला होने के नाते भी आपसे पूछना चाहूँगा, आप भाजपा की प्रवक्ता हैं लेकिन महिला होने के नाते पूछना चाहूँगा, एक जिस योद्धा की तरह कल संसद में दहाड़ रही थी, और एक संसद में जो सन्नाटा था, ये भी एक काबिल गौर बात थी। देखिए, एक महिला होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए कि गलत
क्या है और सही क्या है। गलत अगर है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा आवाज उठाना, चाहे सही भी बात हो उस पर भी आवाज उठाना, ये गलत है। महिला होकर किसी बात के आपके लिए ऑब्जेक्शनेबल है, ठीक है, लेकिन आप सांसद नहीं है, वहां और भी बहुत सारे सांसद है, सिर्फ विपक्ष पार्टियों के सांसद नहीं है, हमारी पार्टी के सांसद भी हैं। उनको अगर अपने नेता के लिए कुछ भी उसको प्रेज करना है अपने नेता को, तो ये हक हमें संविधान ने दिया है। हमें ये बताइए कि कहाँ संविधान में ये लिखा है कि जिस पार्टी के नेता, मतलब जो राज्य शासन कर रही है पार्टी, वो उसके नेता को उसकी पार्टी के ही कार्यकर्ता उसकी तारीफ नहीं कर सकते, ये कहाँ लिखा है? आपके मुंह में जबरदस्ती हमने माइक नहीं घुसाया था, आपको हमने नहीं कहा था कि मोइना बित्रा जी आप बोलिए कि प्रधानमंत्री की जय गया, हर हर मोदी, आपको नहीं कहा था, ना राहुल गांधी जी को कहा था, ना सोनिया गांधी जी को कहा, ना किसी और नेता को कहा, किसी को भी नहीं कहा। हमारे नेता का स्वागत अगर हमारी पार्टी के नेता कर रहे हैं तो संसद के भवन में क्या तकलीफ आप लोगों को हो रही है, ये बात समझ नहीं आ रही। आप अपनी पार्टी के नेता का जय जयकारा लगाइए, आपको कौन रोक रहा है? पर हमारी पार्टी के नेता अगर हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रेज कर रहे हैं उनके काम की, तो इससे आपको क्या तकलीफ है? आपको जबरदस्ती तो नहीं कह रहे ना कि आप भी बोलो कि हर हर मोदी या मोदी जी की जय, आपको तो नहीं कोई कह रहा, आपकी मर्जी है। और यही भारत का जो लोकतंत्र है उसकी यही खूबसूरती है। यहाँ जिसको अधिकार है वो प्रधानमंत्री जी को अनाप शनाप बोलना चाहता है तो बोले, जैसे कि मोहित्रा जी बोल रही हैं, वो एक महिला है, वो कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन सोच समझ के उन्हें कुछ भी बोलना चाहिए। कि हमेशा ही ऑब्जेक्शन रेज करना ये सही नहीं है। महिला होने के नाते अगर आप कुछ बातों पे ऑब्जेक्शन रेज करेंगे या महिला सेफ्टी के ऊपर कोई बातें करेंगे जो कि आपके प्रदेश में तो है ही नहीं है, बंगाल में औरतों के साथ कैसे अत्याचार हो रहा है, या जो भाजपा पार्टी को पसंद करती है उन औरतों के साथ कैसे बलात्कार हो रहा है, इसमें अगर मोहित्रा जी कुछ बोलती तो समझ आता। तो ये जो एक तरफा चश्मा इन लोगों ने विपक्ष पार्टी के, चाहे महिलाएं हो नेता चाहे पुरुष नेता हो, उन लोगों ने जो पहन रखा है ना, यही खतरनाक है लोकतंत्र के लिए, और यही जनता देख रही है, इसीलिए इन लोगों को नकारा जा रहा है। प्रॉब्लम ही यही है, कांग्रेस हो चाहे वो तृणमूल पार्टी हो, ये लोग दूसरे राज्यों में महिलाओं के ऊपर बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जब इनके राज्य में कुछ हो रहा होता है तो इनके मुंह पे जिप लग जाती है, फिर ये कुछ नहीं बोलते। ठीक है राहुल जी, देखिए लोगों को अब ये भरोसा नहीं रहा है, जो महुआ मोइत्रा प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ बोल रही हैं, कल वो पक्ष में भी बोलने लगे, तो लोग कहीं इस भरोसे में अब ये रहते नहीं कि कौन जो ज़्यादा बोल रहा है, पता नहीं कल वो कहाँ चला जाए। लेकिन अभी ये परंपरा टूटी है कि बाबुल सुप्रियो बाहर निकल गए बीजेपी से, कई लोग ऐसे हैं जो निकल गए, नहीं तो आने का ही दौर जारी था। तो ऐसे में लोगों को भरोसा भी नहीं हो पा रहा है कि जो बोल रहा है वो कब तक बोलेगा। देखिए ये स्थितियां है बनी हुई है लोकतंत्र में। देखिए सत्ता का बहुत ज्यादा जब केंद्रीकरण एक पार्टी और विशेषकर पार्टी में भी कुछ व्यक्ति विशेष तक सत्ता का केंद्रीकरण जिस तरह से हो रहा है, देखिए ऐसा नहीं है, आप छोड़ दीजिए इधर की बातें, अभी इस समय आप देख लीजिए कि केंद्र सरकार के सारे निर्णय कौन ले रहा है, वहां पे जो दूसरे मंत्री हैं वो कितने निर्णय ले रहे हैं, तमाम निर्णय पीएमओ की तरफ से हो रहा है। और ये चीजें पिछले 7-8 साल से चल रहा है, तो एक तरह से केंद्रीकरण की काफी जबरदस्त प्रवृत्ति है, तो वो उसका नुकसान तो एक तरह से वो लोकतंत्र को होगा ही होगा। और जो ऐसे स्थिति में जो दबाव की स्थितियां बनती हैं, बहुत सारे लोग देखिए अवसरवादी किस्म के लोग भी होते हैं, उनको लगता है कि शायद दूसरे पक्ष में मौके नहीं है, वो भी इधर से उधर बदल जाते हैं। लेकिन हाँ, हमें पूरा विश्वास है। देखिए चंद्रशेखर जी, एक चीज जान लीजिए कि हम लोगों की डेमोक्रेसी बड़ी वाइब्रेंट किस्म की डेमोक्रेसी है। ये यहाँ पे अलग अलग मुद्दों के आधार पर लोग समर्थन करते हैं, और चीजें कब बदल जाती है, कब जो आपके अभी समर्थन में लोग हैं कब आपके विरोध में आ जाते हैं, वो पता नहीं चलता। इसलिए सत्ताधीशों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि वो हमेशा जन कल्याण के साथ, जन सरोकार के मुद्दों के साथ, उसके साथ वो जुड़े हुए रहे। आप जैसे अगर हवा में आप जाएंगे तो देखिए एक समय है अभी आपको आसानी से सरलता के साथ आप जीत हासिल कर रहे हैं, जनता आपके ऊपर विश्वास कर रही है। इन्हीं चार राज्यों में जो जीत मिली है उसमें जनता ने चीजें माना क्या, ठीक है 2-2.5 साल तो हम लोगों के कोरोना में बर्बाद हो गए, संभवतः उसमें काम नहीं हुआ, चलो एक टर्म और देख लेते हैं।
या फिर पंजाब में ही देख लीजिए, लोगों ने जिस तरह से जो है कि तमाम पुरानी पार्टियों को अस्वीकार किया और आम आदमी पार्टी को मौका दिया कि चलो भाई पुराने लोगों को बहुत टेस्ट कर लिया, एक बार इनको भी देख लेते हैं। लेकिन सत्ता को अगर आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लोग डेमोक्रेसी में टेकन फॉर ग्रांटेड कुछ भी नहीं होता है। आप अगर उसको लेते हैं तो फिर उसके नतीजे आपको भुगतने पड़ते हैं। तो इसलिए सभी के लिए आवश्यक है कि कम से कम जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, ये सही चीज अभी कह रहे थे कि देखिए भाई प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कीजिए स्वागत, वो स्वागत का आपका स्थल है, वहां पे जो भी महिमा मंडन करना आप कर लीजिए। लेकिन जो लोकतंत्र का मंदिर है, संसद हमारा, वहां पे लोकसभा के भीतर अगर वो चीजें करेंगे तो ये देखिए इसको हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। आप सोचिए उस समय वहां पे विदेशी मेहमान भी थे वहां पे। आप क्या संकेत देना चाहते हैं कि भारतीय संसद में इसी प्रकार की स्थितियां होती है? ऐसा नहीं कि डेली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी प्रत्येक दिन यह स्थिति नहीं होती, लेकिन हाँ 14 मार्च को जो ये घटना घटी वो उस दिन की ये घटना अच्छी घटना नहीं थी। ये एक तरह से हमारे आपके परसेप्शन के लिए भी सही नहीं है कि दुनिया जिस तरह से भारतीय डेमोक्रेसी से शिक्षा ग्रहण करती है उसके लिए भी ये सही चीज नहीं है। तो अगर गलतियां हुई है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए, मैं तो यही चीज कहूंगा। बाकी देखिए जनता जनार्दन होती है, यहाँ पे जब भी डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा दाएं बाएं इधर से उधर हुई है तो जनता अपने ढंग से डेमोक्रेसी को फिर से रास्ते पर ले आती है। यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी सफलता है। चंद्रशेखर जी नेहा जी कुछ कहना चाह रही हैं आपसे? जी चंद्रशेखर जी बहुत अच्छी बात कही राहुल लाल जी ने, और मुझे इसमें कोई रत्ती भर भी शक नहीं है कि जनता जो है उसका निर्णय सर्वोपरि होता है और जनता उसको चुनती है जो जनता का सेवक होता है। तो जो जनता को सिर्फ साल में, मतलब जिस साल चुनाव होते हैं उस साल अपनी पार्टियां जो शक्ल अपनी आके दिखाती हैं उससे एक साल पहले, तो जनता आज सब समझ रही है कि कौन शुरू से आखिरी तक जनता की सेवा कर रहा है, 5 साल लगा रहा, और कौन आखिरी के 1 साल आके बस लगाए दिखाने के लिए। तो जनता ने उसी बात पे मोहर लगाई है। चाहे वो हमारे 4 राज्यों में हमारी जो जीत हुई है वो इसी कारण हुई है कि पहले भी वहां पर हमारा ही शासन था, दोबारा इसीलिए हुआ है कि उनको विश्वास है कि इन्होंने काम किए, इनके आने के बाद ही इन राज्यों में काम हुए हैं। आप देखिए जब हमारे जो राज्य हैं, हमारे शासित राज्य, उन राज्यों की डेवलपमेंट और दूसरे शासित राज्य जहां पर आप चाहे टीएमसी का शासित राज्य ही आप बंगाल की बात कर लीजिए, कौन सा ऐसा तीर मार दिया, कौन सी ऐसी योजनाएं ले आए जनता के लिए, सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी की बुराई करने के अलावा, सिर्फ उनको अनाप शनाप बोलने के अलावा, उनको गालियां देने के अलावा टीएमसी की उपलब्धि क्या है इस 1 साल में कि क्या उन्होंने किया है? कोई तो जनता का काम कीजिए ना। जनता का काम करेंगे तो जनता दोबारा चुनेगी। जनता का काम नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री को गालियां देंगे, उससे कोई कुछ नहीं होने वाला। तो हम जो है वो हम जनता के मुद्दों की बात करते हैं, बाकी विपक्ष पार्टियां सिर्फ प्रधानमंत्री जी की बात करती हैं। प्रधानमंत्री जी का जयकारा क्यों हुआ, प्रधानमंत्री जी ने सर्जिकल स्ट्राइक क्यों की, प्रधानमंत्री जी ने एयर स्ट्राइक क्यों की, प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 क्यों हटाई, प्रधानमंत्री जी ये, प्रधानमंत्री जी वो, प्रधानमंत्री जी ऐसे वैसे। उसके अलावा इनके पास कोई बात ही नहीं होती। आप जनता के मुद्दों की बात कीजिए, जनता के काम कीजिए, तभी जनता आपको चुनेगी। सिर्फ प्रधानमंत्री की बुराई करने से अब काम नहीं चलेगा। ठीक है नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। देखिए सुमित जी, विपक्ष बिखरा हुआ है और सत्तारूढ़ भाजपा से लड़ने के लिए जुबानी संघर्ष ज़्यादा है, ज़मीनी संघर्ष कम है। शायद यही कारण है कि भाजपा भी उतनी गंभीरता से नहीं ले रही विपक्ष को। त्रिशूल भाई देखिए, जिस तरीके से अगर आप बात करें कि 2022 में जो चुनाव हुए हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, जहां इनकी 325 सीटें आती थी वहां इनकी सीटें आपकी 250 पे रह गई। इनका गिराफ गिर रहा है, विपक्षी पार्टी का भी गिराफ बढ़ा है, उस इजाफा हुआ है उसके वोट परसेंटेज में, हर एक चीज में। तो आने वाला समय इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है बीजेपी के लिए। और जिस तरीके से गुणगान करते हैं कि कहते हैं, हमारी नेहा जी बैठी हैं प्रवक्ता, तो ये कहते हैं कि बंगाल में हमने करा क्या है। बंगाल में हमने किसानों का जो मुद्दा था, किसानों के फंड का जो था वो सबसे पहले हमने बनते ही उनको दिया। एजुकेशन के ऊपर बात करी, एजुकेशन पे हमने सबसे पहले 10 लाख रुपए तक का लोन का हमने दे दिया बच्चों को कार्ड बना के। तो ये हमारे लिए सबसे पहले है। इन्होंने कहा था 2022 में जब इनकी गवर्नमेंट बनी थी, किसानों की आय हम दुगनी करेंगे। साहब आज तक तो किसानों की आय दुगनी हुई नहीं है और किसान 750 किसान और शहीद हो गया हमारा, उसके ऊपर आज तक कोई बात नहीं करते कि हाँ किसान भाई शहीद हो गया। कोई बात करते हैं क्यों?
आप लोग मुद्दों से भटकाते हो, फिर जब कोई चुनाव आता है तो आपने देखा अब ये कश्मीर फाइल्स के ऊपर बात होने लगी है, ब्राह्मणों के ऊपर बात होने लगी है। अरे भाई क्यों आप नफरत घोलते चले जा रहे हो, क्यों नफरत घोलते चले जा रहे हो? सबको रहने का अधिकार है, और जैसे चुनाव आता है ये हिंदू मुसलमान अलग अलग कहीं पे दिखाना चालू करते कि जिससे अलग अलग लोग इकट्ठा होना चालू कर दें। पर आने वाला समय 2024 इनके लिए अच्छा नहीं होगा। राहुल जी, ये जो जमीनी संघर्ष है विपक्ष का, ये शायद उतना मजबूत नहीं है और जुबानी संघर्ष थोड़ा सा मजबूत है, और इसी का परिणाम है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो बड़ा एक कैडर से परिपूर्ण है और जो जमीनी लड़ाई लड़ रही है, वहाँ पर विपक्ष कमजोर साबित हो रहा है। देखिए, ये बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन हमें लग रहा है कि जो अभी के परिणाम आए हैं, जो अब आगे की रणनीतियां दिख रही हैं, तो उसके आधार पे आप कुछ विपक्ष में लग रहा है कि शायद आगे भविष्य में कुछ परिवर्तन दिखेगा। देखिए, 2-3 चीजें मैं जरूर कहूंगा कि आप मान लीजिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार है कि वो जिस तरह से अपने आप को अजय बता रही है और विपक्ष को भी दरकिनार करती है, जनता के मुद्दों को भी दरकिनार करती है, और वो चुनाव जीत भी जा रही है। लेकिन उनको नहीं भूलना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कांग्रेस की तरफ देखना चाहिए कि कांग्रेस जो कि सत्ता में 70 वर्ष तक रही, वो भी जनता का आशीर्वाद से ही 70 वर्ष तक सत्ता में थी, वो प्रचंड बहुमत के साथ सारे केंद्र में भी सरकार और राज्य सरकारों में भी सरकार, वो जनता के प्यार और आशीर्वाद से ही थी। लेकिन आज देखिए कितना संघर्ष की स्थिति आ गई है उनके लिए। तो ये जनता कब आपको पलट देगी, कब किसको राजा बना देगी, कब किसको जो है कि विपक्ष में ला देगी, ये कह नहीं सकते। इसलिए ये उनके लिए भी जिम्मेवारी का चीज है, विपक्ष के लिए भी जिम्मेवारी का चीज है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश के जो वहां पे जो फैसले आए, जनादेश आया है उत्तर प्रदेश का, उस जनादेश में देखिए सही कह रहे थे अभी, ममता बनर्जी की भी जीत हुई थी। ममता बनर्जी एक तरह से इस जीत में उनके वोट शेयर भी बढ़े, उनके सीट भी बढ़े थे। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के साथ किस प्रकार से उनकी सीटें घट गई। तो जनता ने उनकी सीटें घटाई, विपक्ष के सीटों को आगे बढ़ाया। तो स्पष्ट है कि जनता कहीं कहीं अब मजबूत विपक्ष भी देखना चाह रही थी। अभी उनको उत्तर प्रदेश में लगा कि ठीक है, मजबूत विपक्ष को देखा जाए। अगर विपक्ष मजबूती के साथ जो जमीनी लड़ाई की आप बात कर रहे हैं, वो जमीनी लड़ाई करेगा तो उसको आगे फिर कुछ उससे बेहतर प्रतिफल भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन हाँ, केवल आप ट्विटर पे, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव होके हवाई वाले मुद्दे आप उठाएंगे तो विपक्ष के लिए उससे काम नहीं चलना है। तो विपक्ष को भी अब आत्ममंथन करने की बड़ी सख्त जरूरत है कि 2024 के लिए वो क्या रणनीति बना रही है, किस परिस्थितियों में कैसे ढंग से उसको लड़ेंगे। आप जमीन पर नहीं उतरेंगे तो फिर आपके लिए संकट की स्थिति बनी हुई रहेगी। राहुल जी, कल महुआ मोहित्रा बोल रही थी तो बिल्कुल एकदम साइलेंस था। ये भी कहीं एक संकेत होता है कि लोग सुन रहे हैं, निश्चित रूप से बात को सुनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक मूक समर्थन मिल रहा है, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखता। चुनाव होते हैं, भाजपा स्पष्ट बहुमत से आती है। अब तक की स्थिति, आपके बात से मैं सहमत हूं कि जब चुनाव होती है तो कहीं न कहीं उस समय जो उनका मशीनरी है, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के मैनेजमेंट को काफी बदल दिया है, चुनाव को बिल्कुल प्रबंधन के रूप में बना दिया है। 24/7 लगातार वो सक्रिय रहते हैं। तो अब विपक्ष के लिए भी आवश्यकता उसी चीज की है, क्योंकि हमें अभी भी याद है, देखिए 10 मार्च के पहले ही 9 मार्च को गृह मंत्री जी हम लोग को त्रिपुरा में नजर आते हैं। त्रिपुरा का चुनाव है फरवरी-मार्च 2023 में। 10 मार्च के बाद जैसे ही अगला दिन होता है तो हमारे प्रधानमंत्री 15 किलोमीटर का रोड शो करते हुए गुजरात में नजर आते हैं। दिसंबर में चुनाव है, यानी एक चुनाव से निपटते हैं तो दूसरे चुनाव में शामिल हो जाते हैं। ये ठीक है कि वो भारतीय जनता पार्टी लगातार इलेक्शन मोड में होती है, उससे देश की नीतियां प्रभावित होती है, तमाम चीजें प्रभावित होती है। ये आलोचना एक मजबूत आलोचना है, लेकिन उसी का इलेक्शन के फंड पे वो कहीं न कहीं उसका लाभ भी लेती है कि वो लगातार जो चुनावी मुद्रा में रहती है। तो ऐसे में विपक्ष को भी अब उसी मुद्रा में आना पड़ेगा। लगातार जन सरोकार के मुद्दे उन्हें उठाने पड़ेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, उदाहरण के रूप में, क्योंकि उत्तर प्रदेश अभी एक बड़ा राज्य का चुनाव हुआ, तो मैं बार बार इसलिए वहां का उदाहरण देता हूं। पिछले आप 17, 18, 19 आप या 20 तक भी आप ले लीजिए, 17 से 20 वर्ष तक नहीं उपस्थिति नहीं थी वहां पे। अखिलेश यादव उस तरह से उपस्थित नहीं थे। उल्टे प्रियंका गांधी तो उपस्थित हो भी रहे थे, वो नहीं थे उपस्थित, लेकिन फिर भी जनता ने उनको यहाँ तक पसंद किया। तो वो जिस तरह से अगर वो जमीन पे लगातार मौजूद रहेगा तो आपको परिणामों में बहुत बड़ा परिवर्तन त्रिशूल जी 2024 में ही नजर आ जाएगा। ये एक वर्ष के एक्टिवनेस का ये परिणाम रहा। तो विपक्ष को देखना पड़ेगा इस चीज को कि अगर कोई वहां पे उत्तर प्रदेश में एक वर्ष अगर सक्रिय रहा तो जनता ने इतना प्रेम किया,
अगर वो पूरे 5 वर्ष सक्रिय होते तो जनता फिर कितना प्यार करती। जी। भाई जनता आप विभिन्न संकटों में जब जूझती है और फिर आप केवल ट्विटर पे ही अगर आप नजर आते हैं आपके, तो फिर वैसे स्थिति में आपसे निराश भी होती है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं वो मंथन का दौर चला है चंद्रशेखर जी, और अभी पार्टियों में चल रहा है। बिल्कुल। ये थोड़ा सा उन मंथन करके फिर अगर 2024 की रणनीति के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होंगी, मुझे पूरा विश्वास है, तो उस माध्यम से वो चुनाव काफी एक अलग किस्म का चुनाव हो सकता है। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। राहुल जी, सुमित मेहरोत्रा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष बिखरा हुआ है और जमीनी संघर्ष के बजाय जुबानी संघर्ष कर रहा है, और शायद इसी का परिणाम है कि भाजपा निर्बाध रूप से आगे बढ़ती जा रही है और उसको रोकने वाला कोई है नहीं, क्योंकि जो जनता का भरोसा है उसको जीतने में विपक्ष पूरी तरह नाकाम है, और यही भाजपा के लिए शायद स्वर्णिम अवसर है। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB।